दोस्तों नमस्ते। आज चौहान वंश की ये चौथी क्लास है और अभी तक मैंने इसकी 3 क्लास हो चुकी है। और पिछली क्लास में मैंने आपको करवाया था अजयराज और अरुणराज के बारे में। दोनों का तुलनात्मक रूप से आप जब भी कोई पढ़ोगे ना तो वहाँ से प्रश्न कभी बाहर नहीं जाएगा। आज ये चौथी क्लास है और आज स्पेशल ही विग्रहराज चतुर्थ के बारे में स्पेशल ही विग्रहराज चतुर्थ के बारे में एक क्लास है कंप्लीट हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। और चौहान वंश की इसके बाद 2 क्लास और होगी जिसमें हम अजमेर के चौहान कंप्लीट कर लेंगे। बाद में जो भी कोई चौहान वंश जैसे जालोर के हैं, नाडोल के 1-2 पर्सन अच्छे बनते हैं, जालोर वाला पर्सन अच्छा बनता है और साथ में ही रणथंभौर वाले भी पर्सन अच्छे बनते हैं, तो वहाँ से भी मैं कवर करने का प्रयास करूँगा। आप निरंतर रूप से पढ़ते रहो। और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम रामतारा अडिंग ऑफिशियल पे मिल ही रही है, तो आप जैसे भी आपको अच्छा लगता है आप पढ़ते रहो। पहला प्रश्न देखना आप। कल मैंने अरुणराज को बताया था, इसकी मैंने आपको बताया था कि पुष्कर इसने क्या किया था, अपने पुत्र को राज्य छोड़कर। ये बात किसके ऊपर लागू होती है? ये बात अजयराज के ऊपर लागू होती है, ठीक है ना। अर्णराज का क्या होता है? अर्णराज के काल में इसके पुत्र कितने होते हैं? 4 पुत्र होते हैं, ठीक है। अब देखो ये 4 पुत्र है। अब अजयराज की हत्या करता है एक पुत्र और वो कहलाता है अजमेर चौहानों का पितृहंता। और प्रश्न क्या कह रहा है? अर्णराज के बाद चौहान वंश का शासक बना था। चौहान वंश का शासक बना था तो वो शासक बना था जगदेव। और जगदेव क्या कहलाया था? पितृहंता कहलाया था। अपने पिता अर्णराज की हत्या करके यह शासक बना था। अर्णराज के 4 पुत्र थे, विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर, अपर गंगे और जगदेव। जगदेव अजयराज के बाद शासक बना था, आप याद रखना। और अजयराज के पिता का नाम पृथ्वीराज प्रथम था, ये भी याद रखना। ये प्रश्न बारंबार ये प्रश्न बनते हैं और इनका क्रम भी आप ध्यान रखना। मैंने आपको कहा था कि आप जब भी अजमेर के चौहान पढ़ते हो ना तो उनका वंश क्रम जरूर जरूर याद रखना। हर बार परीक्षा में प्रश्न बनता है, ठीक है। तो अनाराज या आनाजी या आनाजी। और आनाजी के बारे में मैंने बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई थी, चालुक्यों के बारे में, चालुक्यों की विजय के बारे में, चालुक्यों के संबंध के बारे में। और विजयपाल कुमारपाल से ये हारा था, ये भी चीज आगे बढ़ेगी। अब आगे बाद में विग्रहराज चतुर्थ वापस कुम्हारपाल को पराजित करता है, अपने पिता की हत्या का बदला लेता है। तो वो सारी चीजें मैं कंप्लीट आपको करवा दूंगा। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा कि अगर कोई परीक्षा में दूसरा प्रश्न बन जाए, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है कि अर्णराज के बाद उसका चौहान वंश का शासक बनता है जगदेव। और जगदेव क्या कहलाता है? पितृहंता कहलाता है, ठीक है। और कहते हैं कि जगदेव लगभग 3 वर्ष तक शासन किया था, 3 वर्ष तक शासन किया था। और 3 वर्ष के शासन करने के बाद विग्रहराज चतुर्थ ने इसको पराजित करके अपना राज्य स्थापित किया था, ठीक है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, बेसिक प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखो आज का। अब विग्रह चतुर्थ के बारे में देखो। सबसे पहले चीज हम जब भी शुरू करते हैं तो विग्रह चतुर्थ का काल चौहान वंश का श्रवण काल कहलाता है, ठीक है ना। ये लाइन बहुत उपयोगी लाइन है। इस लाइन के पीछे जो उसकी विजय की उपलब्धियां हैं, जो उसकी दरबारी लोगों के प्रति जो उनकी श्रद्धा है, उसका जो निर्माण कार्य है अजमेर में 2.5 दिन का चौपड़ा वगैरह की, वो आप कला संस्कृति में पढ़ते हो। वहां आपको इतना यहाँ आपको समय खराब नहीं करना है। विग्रहराज का जो ऐतिहासिक योगदान है वो हमें हमें इतिहास में पढ़ना है। और इसकी स्पेशल ही दिल्ली की विजय होती है, तोमर वंश के शासकों को यह पराजित करता है। तो कुल मिला के इसका काल चौहान वंश का श्रवण काल कहलाता है। इसका साम्राज्य का विस्तार बहुत कहते हैं कि गंगा नदी, सिंधु नदी के क्षेत्रों तक इसका विस्तार था। बहुत सारे प्रश्न मैंने आज बनाए हैं, आप अच्छे से इसको आप समझने का प्रयास करना, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसके पिता का नाम
अरणोराज था। ये बिल्कुल सही है। आप जरूर दिमाग में ये चीजें रखा करो, वंश क्रम तो आप याद रखा ही रखा करो, ठीक है। इसके पिता का नाम अरणोराज था। इसका कार्यकाल 1153 ईस्वी से 1163 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक है। बहुत कम किताबों में ये ऑथेंटिक जानकारी दी गई है, किसी में ये 62 ही दे रखा है, ठीक है, और किसी में यहाँ से 52 से ही शुरू कर देते हैं। तो ये जानकारी मुझे लगता है कि सबसे ऑथेंटिक जानकारी है। 10 साल का इसका लगभग शासन माना जाता है, ठीक है। ये बिसल देव उपनाम से भी प्रसिद्ध थे। ये भी आप स्टार लगा अपनी कॉपी में नोट कर लेना। छोटी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि किस चौहान वंश के शासक का नाम बिसल देव था, उपनाम था। तो बिसल देव उपनाम विग्रहराज चतुर्थ का माना जाता है, ठीक है। जयानक भट्ट ने इसको कवि बांधव की उपाधि दी। ये भी आपको बेसिक प्रश्न है और बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि कवि बांधव की उपाधि किस शासक की है, तो वो विग्रहराज चतुर्थ की है। और किसके द्वारा दी गई थी, ये अच्छा प्रश्न बन सकता है। तो जयानक भट्ट के द्वारा ये उपाधि प्रदान की गई थी। तो ये नाम आप जरूर दिमाग में रखना कि जयानक भट्ट ने इसको कवि बांधव की उपाधि दी थी। बिसलदेव नाम से, इसके उपनाम से ये जाना जाता है। इसके पिता का नाम अरणोराज है और इसका कार्यकाल 1153 से 1163 ईस्वी तक माना, ठीक है। तो चारों ही कथन सही है और चारों ही कथन बिल्कुल बेसिक है। बेसिक हर बार पूछा जाता है, नया प्रश्न आप हल करो या नहीं करो, परंतु बेसिक गलती आपकी कभी नहीं होनी चाहिए। और जब बेसिक गलती सुधार लोगे ना, तो 5 से 7% जो हर बार कहते हो ना कि आप सर ये आते हुए गलत हो गई, वो कभी भी गलत नहीं होंगे। आप व्यवस्थित पढ़ो और जितना हो सके आप पुराने प्रश्नों को हल करो। ये आपका अभ्यास रहेगा तो आपकी गलतियां कम होगी। और जो आधार प्रश्न अगर सही हो गए ना, और इतना ही सिलेक्शन और इस फेलियर के बीच में अंतर होता है, 1 या 2 नंबर का होता है। तो ये आधार प्रश्न आप अच्छे कर लोगे तो मुझे लगता है कि आपका काम हो जाएगा। आपको ये ध्यान जरूर में रखना चाहिए। बेसिक विद्यार्थी क्या करता है कि आजकल छोड़ देता है, ठीक है ना, उसका उतना ध्यान नहीं दे पाता है। इसलिए बेसिकता पर ध्यान देना जरूरी है। अगर बेसिकता ही हमारी क्लियर हो गई ना, तो भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, ये अच्छा प्रश्न है, आप समझने का इस प्रश्न को प्रयास करना। बहुत उपयोगी प्रश्न है ये प्रश्न। मान के चलो कि ये विग्रहराज चतुर्थ की विजयों के बारे में क्या है। अब विग्रहराज चतुर्थ का काल श्रवण काल माना जाता है अजमेर के चौहानों का या चौहान वंश का। उसकी वजह आपको इन 4 लाइनों में नजर आ जाएगी। श्रवण काल क्यों माना जाता है, उसकी वजह आपको इन 4 लाइनों में आ जाएगी। इसका मतलब ये प्रश्न बहुत उपयोगी प्रश्न। इसने दिल्ली के शासक दिल्ली के तोमर वंश के शासक तंवर को पराजित किया था। ये आप अपने कॉपी में स्टार लगा के नोट कर लेना कि दिल्ली पर शासन करने वाला, दिल्ली को जीतने वाला चौहान वंश का प्रथम शासक कौन था, वो विग्रहराज चतुर्थ था। तोमर वंश के शासक को पराजित किया और नाम उस शासक का था तंवर, ठीक है। बहुत उपयोगी लाइन है। दिल्ली विजय की पुष्टि बिजोलिया शिलालेख से होती है। ये लाइन भी बहुत उपयोगी है, किताबों में मिलता है दिल्ली का, दिल्ली का, दिल्ली का नाम। ये शिलालेख में दिल्ली का नाम भी मिलता है, तो दिल्ली का नाम भी आपको याद रखना है। तो दिल्ली की विजय विग्रहराज चतुर्थ की सबसे महत्वपूर्ण विजय है और इस विजय का उल्लेख करने वाला कौन सा शिलालेख है, बिजोलिया शिलालेख है। किस वंश को पराजित किया, तोमर वंश को पराजित किया और शासक कौन था, शासक तंवर था, ठीक है। इसने गजनवी के शासक खुसरो शाह को पराजित किया था। इसका उल्लेख दिल्ली शिवालिक लेख में, दिल्ली शिवालिक लेख और ललित विग्रहराज नाटक में मिलता है। ये लाइन भी बहुत उपयोगी लाइन है क्योंकि इसके काल में जो गजनवी के जो खुसरो शाह था उसका कहते हैं कि आक्रमण होता है, परंतु उसको वो पराजित कर देता है। इसका उल्लेख दिल्ली शिवालिक और ललित विग्रहराज नामक नाटकों में मिलता है, ठीक है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसने चालुक्य शासक कुमारपाल को पराजित
किया था। ये भी लाइन बहुत उपयोगी है क्योंकि कुमारपाल ने क्या किया था, अर्णोराज को पराजित किया था। याद रखना, अर्णोराज को पराजित करके अर्णोराज की बहन विल्हण, मैंने आपको कल बताया था अर्णोराज की बहन थी विल्हण, विल्हण से कुमारपाल ने विवाह किया था। तो विग्रहराज चतुर्थ ने अपनी पिता के पराजय का बदला भी ले लिया, दिल्ली के शासक को पराजित करके दिल्ली पर सत्ता स्थापित भी की और गजनवी के शासक खुसरो शाह को पराजित भी किया था। इसीलिए कहते हैं कि विग्रहराज का काल चौहान वंश का श्रवण काल कहलाता है। उसकी एक पक्ष ये है, दूसरा पक्ष उसकी जो साहित्य में रुचि थी, इसलिए उसको कवि बंधु की उपाधि दी गई थी जयनक भट्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में जरूर ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, दिल्ली विजय तो बहुत महत्वपूर्ण है, दिल्ली विजय का उल्लेख बिजोलिया शिलालेख करता है, ये भी लाइन बहुत उपयोगी लाइन। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अब देखो, मैंने कल के प्रश्न में बताया था कि अभी तक 2 शासकों ने परम भट्टारक महाराजा धीरज की उपाधि धारण की थी। अब शासक कितने हो गए, 3 हो गए। कौन सा शासक परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि नहीं धारण करता है? अगर ऐसा कोई परीक्षा में प्रश्न बन जाए या फिर आपको सीधा दे दे कि कौन उपाधि धारण करता है, 3 नाम दे देंगे और एक नाम जो उपाधि धारण करता है वो दे देगा, तो आपको यहाँ 3 नाम याद रखने हैं। विग्रहराज प्रथम, पहली बार इसने उपाधि धारण की थी, याद रखना, पहली बार ये उपाधि धारण की थी परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर। उसके बाद में अर्णोराज धारित करता है, फिर विग्रहराज चतुर्थ भी करता है, परंतु विग्रहराज तृतीय नहीं करता है। कौन सा नहीं उपाधि धारण करता है? तो विग्रहराज तृतीय उपाधि धारण नहीं करता है, बाकी ये तीनों ही ये उपाधि धारण करते हैं। तो आपको उपाधियां जरूर याद रखनी है। बिशलदेव किसका उपनाम है, और परम भट्टारक उपाधि, महाराज की उपाधि, महाराजा धीराज की उपाधि, परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि, ये चीजें आपको याद करनी ही पड़ेगी क्योंकि परीक्षाओं में ऐसा ही प्रश्न पूछता है। दुर्लंघ्य मेरु किसकी उपाधि है, ये भी प्रश्न मैंने बताया था। तो आप ऐसा करना, चौहान वंश की शासकों की एक बार आप तालिका बना के उपलब्धियां जरूर ले, एक तरफ आप नाम लिख लेना, एक तरफ आप उनकी उपलब्धियां लिख लेना, तो आपको कंसेप्ट एक साथ ही मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है अभी तक कितने शासकों ने उपाधि धारण कर ली है। अभी तक हमने पढ़ा है, अभी तक 3 शासकों ने ये उपाधि धारण कर ली है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, मैं साथ में इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आप साथ में भूलो नहीं, अभ्यास आपके होता रहे। अब देखो होता क्या है कि विग्रहराज चतुर्थ क्या करता है, तंवर वंश के शासक तंवर को पराजित करता है, और पराजित करने के बाद ये प्रश्न बहुत उपयोगी प्रश्न है। अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर या स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए बहुत उपयोगी। विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को जीतकर उसका किस राज्य के रूप में प्रयुक्त किया? मतलब ये साधारण सा है कि हम जब समुद्रगुप्त की विजय पढ़ते हैं तो उसमें आर्यवर्त के जो नीति अपनाई थी, दक्षिण वर्त की नीति अपनाई थी, विदेशी शासकों के प्रति नीति अपनाई थी, उसी प्रकार की नीति कहते हैं कि विग्रहराज चतुर्थ अपनाता है। और विग्रहराज चतुर्थ दिल्ली को जीतने के बाद क्या करता है, वापस स्वतंत्र कर देता है, मध्यवर्ती राज्य के रूप में प्रयोग किया, राज्य के अधीन विलीन कर दिया, किसी और राज्य के अधीन विलीन कर दिया। ये होता है आपका कंसेप्ट, और जब आप कंसेप्ट बेस पढ़ोगे ना, कभी भी आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब दिल्ली विजय का उल्लेख मैंने आपको बता दिया, कौन सा अभिलेख करता है, बिजोलिया अभिलेख करता है। ठीक है, बिजोलिया अभिलेख उल्लेख करता है, और विग्रहराज इसके प्रति जो नीति अपनाता है वो है मध्यवर्ती राज्य, बफर स्टेट, बफर स्टेट, ये भी हमें नाम मिलता है। बफर स्टेट राज्य के रूप में इसको घोषित करता है, रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं या घोषित कर सकते हैं। तो दिल्ली विजय के बाद उसको प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं लिया था। याद रखना, आप दिमाग में रखना ये चीज कि अपने साम्राज्य में विलय भी नहीं किया था,
ये भी आप दिमाग में रखना। जीता जरूर था परंतु अपने साम्राज्य के विलय नहीं किया था, मध्यवर्ती राज्य के रूप में इसको प्रयोग किया था। तो ये बहुत उपयोगी ये चीजें हैं और इतना कंसेप्ट आप पढ़ लोगे ना, आनंद आएगा पढ़ने में भी। और आप जो अगर नोट्स बना रहे हो ना तो वो चीजें आपकी इतनी कंटेस्ट हो जाएगी कि आपको अलग कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक है, तो ये आप मध्यवर्ती राज्य जरूर दिमाग में रखना। अब विग्रह चतुर्थ की कुछ और विजय देखो। इसने नाडोल के कुंतल पाल को पराजित किया था, ठीक है। मथुरा भरतपुर के बीच भंडारनको को पराजित किया था, ठीक है। चित्तौड़ के सामंत सज्जन को पराजित किया था, ये भी ठीक है। इसका साम्राज्य शिवालिक पहाड़ी एवं शहर रनपुर तक विस्तृत था, जिसकी पुष्टि दिल्ली शिवालिक लेख से होती। तो ये सभी ही सही है। और सबसे महत्वपूर्ण दिल्ली की विजय। फिर कहते हैं कि गजनवी के शासक खुसरा को पराजित किया था। उसके बाद कुमारपाल चालुक्य शासक, गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल को पराजित किया था। उसके बाद नाडोल के कुंतलपाल को पराजित किया था, भंडारनको को पराजित किया था, सामंत सज्जन सिंह को पराजित किया और उसका साम्राज्य शिवालिक पहाड़ियों दिल्ली तक, शिवालिक पहाड़ियों दिल्ली तक इसका विस्तार था, जिनकी राजधानी, जिसकी उल्लेख मिलता है दिल्ली शिवालिक शिलालेख। ठीक है, तो ये थोड़ी और बेसिक एडिशनल जानकारी है। अगर कोई कथन पूछ ले कौन सा कथन सही नहीं है या सही है, तो वहां ऐसे फैक्ट आपको मिल सकते हैं, तो आपको दिमाग में रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। हम्म विग्रराज, ये विग्रराज है, ठीक है ना। विग्रराज का काल अपादलक्ष का श्रवण युग कहलाता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? एक तो मैंने आपको बता दिया कि चौहानों का श्रवण काल, चौहानों का श्रवण काल, ठीक है, श्रवण काल, चौहानों का श्रवण काल किसका काल कहलाता है? विग्रराज चतुर्थ का काल कहलाता है। परंतु एक और नाम हमें मिलता है सपादलक्ष। सपादलक्ष मैंने आपको बताया है कि चौहानों का क्या है? मूल स्थान, क्या है? मूल स्थान है। तो सपाल दक्ष का श्रवण काल कहलाता है। ये शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो वो थे दशरथ शर्मा। वो कौन थे? दशरथ शर्मा थे। चौहानों का श्रवण काल ये तो बेसिक जानकारी है, परंतु सपाल दक्ष का श्रवण काल कहलाता है। ये मत देने वाला याद रखना दशरथ शर्मा था। अब देखो बहुत सारी किताबों में जानकारी मिलती है कि हर्षनाथ शिलालेख में ये बात मिलती, ठीक है ना। अब ऑथेंटिक किताब जब मैं पढ़ रहा था ना, तो मैं चौहानों का राजवंश जब पढ़ी थी तो उसमें दशरथ शर्मा दे रखा है। सपाल दक्ष का श्रवण काल विग्रराज चतुर्थ का काल कहलाता है, ये सही बात है। और ये मत किसके द्वारा दिया गया था? तो वो दशरथ शर्मा के द्वारा दिया गया था। तो ये स्टार लगा अपनी कॉपी में नोट कर लेना। अगर दशरथ शर्मा आपके कहीं ऑप्शन में नहीं मिले और जब आपको मिल जाए कि हर्षनाथ शिलालेख, हर्षनाथ शिलालेख में भी हमें ऐसी जानकारी कहते हैं मिलती है, 2 या 3 किताबों में ये हर्षनाथ वाली बात लिखी गई है कि सपाल दक्ष का श्रवण काल, ये बात हर्षनाथ शिलालेख में मिलती है। और ऑथेंटिक जो चीज है ये मत किसने प्रतिपादित किया था? ये दशरथ शर्मा ने मत प्रतिपादित किया था। देखो उसकी एक वजह हो सकती है कि दशरथ शर्मा इसके आधार पर ये बात कह रहे हो, तो आप वो भी सही है। और सीधा आपको यही पूछ ले तो ये भी सही है। ठीक है, तो आपको ये दिमाग में इतना रखना है कि ये श्रवण काल वाली बात विग्रराज चतुर्थ के बारे में है। दशरथ शर्मा कहता है सपाल दक्ष का श्रवण काल। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। ये आप स्टार लगा अपने कॉपी में नोट कर लेना, स्टार लगा के। विग्रराज चतुर्थ ने किस दरबारी विद्वान के कहने पर एकादशी के दिन पशु वध पर प्रतिबंध लगा दिया था? ये बहुत उपयोगी लाइन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। और वर्तमान में आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो ना, छोटी परीक्षाओं में ये प्रश्न बहुत उपयोगी प्रश्न होता है। अभी तक ये प्रश्न पूछा नहीं गया है। ठीक है, तो किस दरबारी के विद्वान के कहने पर पशु वध पर प्रतिबंध लगाया था एकादशी को? और वो विद्वान था धर्मघोष सूरी। धर्मघोष सूरी नामक विद्वान के कहने पर ही तो ये पशुवध पर प्रतिबंध लगाया था। तो ये लाइन बहुत उपयोगी है, स्टार लगा के अपनी कॉपी में ये चीज नोट कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो।
अब मैंने आपको कहा श्रवण काल है इसका। अब श्रवण काल का एक पक्ष तो हो गया उसकी विजयों के बारे में। अब दूसरा पक्ष है उसकी दरबारी साहित्य में रुचि, उसकी जो दरबारी विद्वानों को संरक्षण देना हो। और मैंने आपको एक चीज कही थी कि कवि बंधु की उपाधि, कवि बंधु की उपाधि किसने दी थी? वो जयानक भट्ट ने दी थी। किसने दी थी? कवि बंधु की उपाधि किसने दी थी? जयानक भट्ट ने दी थी। ठीक है। अब देखो विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवियों के बारे में सही है, दरबारी कवियों के बारे में सही है। सोमदेव ने ललित विग्रहराज, ये आप अपने कॉपी में स्टार लगा के नोट कर लेना। हर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ललित विग्रहराज की रचना किसने की? वो सोमदेव है। या फिर ललित विग्रहराज की रचना किस शासक के काल में की गई? तो वो विग्रहराज चतुर्थ है। और इसमें किसके प्रेम विवाह का प्रसंग मिलता है? ये प्रश्न अभी परीक्षा में पूछा गया था कि ललित विग्रहराज में किस के प्रेम प्रसंग का उल्लेख मिलता है? तो वो है इंद्रपुर की देसल देवी, इंद्रपुर की देसल देवी और विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ। इन दोनों के प्रेम प्रसंग का हमें उल्लेख मिलता है। तो ये लाइन बहुत उपयोगी है। ललित विग्रहराज की रचना सोमदेव ने की, किसके काल में की? वो विग्रहराज चतुर्थ है। और इसका प्रेम संग मिलता है बिसल देवी और विग्रहराज चतुर्थ का। ठीक है। नरपति नाल ने बिसल देव रासों की रचना की, जिसमें परमार बोझ की बेटी राजमती के प्रेम पर संबंध का उल्लेख मिलता है। ठीक है। सेम दोनों चीजें हैं। अगर आपको कंफ्यूजन कर देगा ना, तो आपको दोनों चीजें आपको क्लियर करनी है। बिसल देव रासों में राजमती का प्रेम संग और विग्रहराज चतुर्थ का प्रेम संग मिलता है। और ललित विग्रहराज में देसल देवी और विग्रहराज चतुर्थ का नाम मिलता है। ठीक है। अब सबसे उपयोगी चीज, सबसे उपयोगी चीज मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपके छपने वाला है, ये मान के चलो। ठीक है। रसगुल्ले वसगुल्ले तो हमको नहीं खाने हैं, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, रसगुल्लों वाला सिस्टम अपने नहीं है। परंतु ये छपने वाला प्रश्न मुझे लगता है, जहां तक सोमदेव ने विग्रहराज को विपसिच विपसिचतानमदा, ये उपाधि है। ये तो नाम बहुत कठिन है, परंतु ये नाम याद रखना है, विद्वानों में प्रथम। इसका अर्थ क्या होता है? विद्वानों में प्रथम, विपसिचतानमदा। ये उपाधि विग्रहराज चतुर्थ को दी थी सोमदेव ने। तो ये स्टार लगा के अपनी कॉपी में नोट कर लेना। बहुत कम किताबों में आपको ये जानकारी। ठीक है। विग्रहराज ने स्वयं हरकली नाटक की रचना की थी। ये तो बेसिक प्रश्न है, हर विद्यार्थी को आता है और हर परीक्षा में पूछा ही जाता है कि हरकली नाटक की रचना किसने की। हर 2.5 दिन के झोंपड़े पर इसको उत्कीर्ण किया गया था। वो कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, वो 2.5 दिन के झोंपड़े को वगैरह वो तोड़ देता है। वो अपनी कहानी है, वो कला संस्कृति में आती है। आपको विग्रहराज के साहित्य दरबारी के दरबारी विद्वानों के बारे में 2 या 3 चीजें आपको याद रखनी है। एक तो ये उपाधि याद रखनी है, दूसरी उनके प्रसंग विवाह में जो औरतें थी, ठीक है ना, ललित विग्रहराज में देसल देवी थी, बिसल देव रासों में राजमती थी। तो ये 2 नाम जरूर रखना। ये उपाधि सोमदेव ने दी है, अर्थ होता है विद्वानों में प्रथम, और हरकली नाटक की रचना की थी। ठीक है। इतना आप याद कर लेना, मुझे लगता है कि इनफ जानकारी। अगला देखो, एक और छोटा प्रश्न है कि किस विद्वान ने कहा कि विग्रहराज चतुर्थ वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। मतलब कवि बंधु विग्रहराज चतुर्थ इतना विद्वान था, स्वयं इतना विद्वान था कि उसकी तुलना कालिदास और भवभूति से की जा सकती थी। ये कथन किसका है? तो ये कथन है कीलहॉर्न का। याद रखना, स्टार लगा कर अपनी कॉपी में ये नोट कर लेना कि ये कथन कीलहॉर्न का कथन है। और कहता है कि विग्रह चतुर्थ हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। ठीक है। तो ये किसका है? कीलहॉर्न का ये कथन माना। ठीक है। तो आज भी ये 10% है और लगभग मैंने विग्रहराज चतुर्थ को कंप्लीट करवा दिया। ठीक है ना।
15-20 मिनट की क्लास है। 20 मिनट में आप विग्रह चतुर्थ पढ़ रहे हो और हर परीक्षा में 1% माना जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही रहेगी। इसके बाद में 5 और 6 क्लास, 2 क्लास और होगी, जिसमें मैं पृथ्वीराज द्वितीय के बारे में बताऊंगा, जिसके मैं सोमेश्वर के बारे में थोड़ी चर्चाएं करूंगा। उसके बाद में पृथ्वीराज तृतीय की विजयों के बारे में, उपलब्धियों के बारे में, उसके लिए मैं एक स्पेशल क्लास रखूंगा। आप अच्छे से पढ़ते रहो और अच्छे से तैयारी भी कर रहे हो, उम्मीद ऐसी है। जैसे भी आप इस क्लास को पढ़ रहे हो वैसे आप पढ़ते रहो और अपने साथियों को भी आप यहाँ जोड़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।